हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। देखिए, आपने पिछले कुछ दिनों में चाइना से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखे होंगे जहां पर चाइना की जो गवर्नमेंट है वो हैनान प्रोविंस में प्रोटेस्टर्स को बैंकों के सामने से हटाने के लिए टैंक्स का इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, प्रोटेस्ट को हमारे पास हटाने के लिए जो है टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि चाइना में पहली बार हो रहा है। 1989 में भी जब लोगों ने डेमोक्रेसी की डिमांड की थी तो चाइना में टैंकों का इस्तेमाल जो है बहुत बड़े लेवल पर किया गया था वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। लेकिन 1989 और अब का समय बहुत अलग है, क्योंकि चाइना को आज की डेट में एक सुपर पावर के रूप में देखा जाता है। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 14 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड उसकी इकोनॉमी जो है वो पहुंच चुकी है, और यूएस को वो उसकी पोजीशन से रिप्लेस करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। तो अगर यहां पर बैंकों को लेकर कोई प्रोटेस्ट देखने को मिलता है और बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़े लेवल पे गड़बड़ी देखने को मिलती है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। और अगर चाइना में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आने की पॉसिबिलिटी बनती है तो क्या उसका असर भारत या पूरे विश्व पर पड़ेगा, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब चीजों को लेकर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारा वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार से चल रहा है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें अलग अलग इनिशिएटिव ऑन गोइंग है और अपनी प्रिपरेशन को आप और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की न्यूज आई है जिसमें यहां पर बताया गया है कि चाइना के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और बैंकों के सामने बहुत बड़े लेवल पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट को हटाने के लिए हमारे पास टैंकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इमेजेस आप देख सकते हैं, ये चाइना की हेनान प्रोविंस की रिसेंट इमेजेस हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट को यहां पर टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ा। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, चाइना की हेनान प्रोविंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस है इनकी, और यहां पर जो चार बड़े ग्रामीण बैंक है, ठीक है, वहां पर लोगों को उनका फंड विड्रॉ करने नहीं दिया जा रहा। उनके सेविंग अकाउंट से उनका जो पैसा है विड्रॉ करने नहीं दिया जा रहा। और ये अभी से नहीं, ये हमारे पास लगभग लगभग अप्रैल से चल रहा है। आप सोच के देखिए, आप बैंक जाएं और बैंक से पैसा विड्रॉ करने की बात कहें और बैंक कहे कि आप अगले महीने आइएगा या उससे अगले महीने आइएगा, तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि आपके साथ तो धोखाधड़ी हुई है। तो यही चीज चाइना के हेनान प्रोविंस के ज्यादातर लोग जो है वो फील कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल मंथ से यहां से पैसा विड्रॉ जो है वो नहीं कर पा रहे, अपना ही खुद का पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे। एक्चुअली हमारे पास इस कंडीशन को समझने के लिए आपको एक पूरा का पूरा इंसिडेंट समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि चाइना में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि जब हम चाइना के बारे में इमेजिन करते हैं, हमें लगता है कि चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बूस्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, अच्छी सड़कें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे घर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एक रियल एस्टेट में एक अलग लेवल का हमारे पास इंप्रूवमेंट। अगर हम बात करें चाइना की जीडीपी के बारे में, तो आपको शायद सुनकर थोड़ा सा हैरानी होगी कि 29% जो है हमारे पास चाइनीज जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका होता है, ऑलमोस्ट हमारे पास रियल एस्टेट सेक्टर का। तो यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर बहुत तेजी से हमारे पास चाइना में पिछले कुछ सालों से एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी जो कंडीशन यहाँ अभी अब प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है, उसका जो हमारे पास एक तरह से करता धरता, या उसका जो आप कह सकते हैं उसका जो ओरिजिन पॉइंट है, वो भी हमारे पास रियल एस्टेट सेक्टर है। तो चलिए इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं पिछले साल के बारे में बात करूं, तो पिछले साल हमारे पास, अगर आपने देखा हो, चाइना की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है एवरग्रैंडे। तो यहां पर एवरग्रैंडे ऑन द वर्ज ऑफ बैंक करप्सी थी, मतलब कि इसने ऑलमोस्ट अपने आप को बैंक करप्ट डिक्लेयर ही कर दिया था। तो लेकिन यहाँ पर यहाँ की जो चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसने इसको सेव कर लिया, उसने इसको बचा लिया। एक्चुअली क्या हुआ कि लगातार ये मार्केट से फंडिंग उठाती चली गई, और एक हाइप क्रिएट की गई मार्केट में, एक अलग लेवल की डिमांड क्रिएट की गई कि हमारे पास हाउसेस की अलग से डिमांड है, और उसके लिए बहुत सारा पैसा इसने मार्केट से उठा लिया। और अल्टीमेटली बाद में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट्स जो है, आपको पता है कोविड आ गया, और उसके चलते प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले हो गए, और भी कई सारी दिक्कतें आई। इसके चलते ये जो कंपनी थी वो बैंक करप्सी के कगार पर पहुंच गई, यानी कि बहुत से इन्वेस्टर्स और बहुत से निवेशकों का पैसा जो है वो डूबना ऑलमोस्ट तय हो गया। अब यहां पर आप देखिएगा कि अभी जो कंडीशन चल रही है कि चाइना में हमारे पास एवरग्रैंडे के ही सिर्फ एक ही कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, और भी कई सारी रियल एस्टेट कंपनीज है, जैसा कि मैंने बताया कि 29% 2020 में जो चाइनीज जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो रियल एस्टेट सेक्टर का था। तो यहां पर आप देखिए कि 800 अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं, 800 प्रोजेक्ट्स हैं एवरग्रैंडे के, 800 से ज्यादा। और यहां पर 1.2 मिलियन जो है लोग अपने घरों में जाने का इंतजार कर रहे हैं कि एवरग्रैंडे उन घरों को कंप्लीट करेगा और हम फिर उनमें
जा सकेंगे। तो यहां पर सारा कुछ जो है स्टेक पर है बहुत बड़े लेवल पर। लास्ट ईयर से ही अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी। अब इस सब के बीच क्या हुआ, मतलब कि ये सारी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही थी, इस सब के बीच क्या होता है कि कोविड की वजह से और बाकी सब रीजंस की वजह से जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो लगातार डाउन आ रहे हैं। जी हां, पिछले 10 महीने में कहा जा रहा है कि चाइना में लास्ट 10 मंथ्स में चाइना में जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी के रेट जो है लगातार गिरते जा रहे हैं। अगर ये प्रॉपर्टी के रेट्स लगातार गिरते हैं तो इससे क्या होता है, तो आइए इसको भी समझते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ है कि प्रॉपर्टी क्राइसिस के चलते हमारे पास बहुत से चाइनीज जो हमारे पास सिटीजन्स हैं, उन्होंने क्या किया है, वो अपने अपफ्रंट मॉर्गेज पेमेंट देना बंद कर चुके हैं। मतलब कि मान लीजिए मैंने घर लिया, ध्यान से सुनिएगा, एक कंसेप्ट ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए मैंने घर लिया और उस घर के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, ठीक है, और ये घर 1 करोड़ 20 लाख का था, तो मैंने 1 करोड़ का लोन ले लिया। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि 1 करोड़ मैंने लोन लिया था, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन आने की वजह से क्या हुआ कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू, जिसमें घर में मैं रह रहा हूं, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू लेट्स से 60 लाख ही रह गई, ठीक है, हाफ हो गई या उससे भी कम हो गई। तो मुझे क्या लगेगा कि मैं रीपेमेंट क्यों करूं, मैं 1 करोड़ की रीपेमेंट क्यों करूं। हाँ जी, समझ आ रही है बात या नहीं, मैं क्यों बैंक को पैसा चुकाऊं। अगर बैंक चाहे तो मेरा घर आगे कब्जा कर ले, मैं दूसरा इतने पैसों में तो मैं कहीं और, इससे कम पैसों में मैं कोई और घर खरीद लूंगा। तो ये चीज एक्चुअल में चाइना में हो रही है। चाइना में बहुत से लोगों ने अपनी जो मॉर्गेज पेमेंट्स है वो करनी बंद कर दी है। अब यहां पर आप देखिएगा चाइनीज होम बायर्स रैपिडली एस्केलेटिंग द बाइकआउट्स ऑफ द मॉर्गेज पेमेंट, और ये 301 प्रोजेक्ट्स हैं और इसमें 91 सिटीज हैं। और यहां पर आप देखिएगा कि इससे 2 ट्रिलियन युआन, अब चाइना की करेंसी जो युआन है उसका हमारे पास जो है मॉर्गेज का जो है वो ड्यू जो है हमारे पास देखने को मिल रहा है। और लगभग 297 बिलियन की जो वैल्यू है वो स्टेक पर आ गई है। ये कोई छोटी वैल्यू नहीं है, इससे किसी भी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अब इस चीज से बचने के लिए बैंकों को बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होना तय है। अब लोग अगर बैंक का पैसा रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैंकों को बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होगा। अब बैंक उस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो चाइना में बैंकों ने करना क्या शुरू किया कि जो हमारे पास, हाँ जी, जो हमारे पास लोगों के सेविंग अकाउंट से, उनसे पैसा जो है वो कहीं ना कहीं, जो लोगों के सेविंग डिपॉजिट्स थे उनका पैसा जो है वो सीज करना शुरू कर दिया। मान लीजिए मैंने एक बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है और मैं हर महीने ईएमआई देता हूं। मैंने बैंक में एक सेविंग अकाउंट भी खुलवाया हुआ है, उसमें मान लीजिए 10 लाख रुपए पड़े हैं और मैं हर महीने लेट से 70,000 की ईएमआई भी देता हूं, ठीक है। अब वो ईएमआई तो मेरे लोन की रिगार्डिंग है, लोन जो मैंने लिया हुआ है, ये सेविंग अकाउंट तो मेरा अलग है, इसका लोन से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा कि जो बैंक्स हैं वो उस पैसे को सीज कर रहे हैं और इसके चलते पूरे चाइना के अंदर जो है वो क्या होने शुरू हुआ है, प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है और लोग बैंक रन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक टर्म आप याद रखेंगे, बैंक रन। अब ये बैंक रन क्या होता है, यहां पर आप इमेज देखिए, वो इसी तरह से इस चीज को शो करने के लिए, बैंक रन को शो करने के लिए दिखाई गई है। बैंक रन का मतलब क्या होता है कि जब बहुत से लोग जो हैं वो एकदम से अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए बैंक के पास चले जाते हैं, जिसको बैंक एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर सकता कि एकदम से बहुत सारे लोग या सभी के सभी डिपॉजिटर्स अपना पैसा विड्रॉ कर ले। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि बैंकिंग सेक्टर काम कैसे करता है। देखिए बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, कुछ लोग बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करते हैं और बैंक उसी पैसे को आगे लोन में चैनलाइज करता है। कुछ सरप्लस लोग, ऐसे लोग जिनके पास मनी सरप्लस में है, वो हमारे पास बैंक के पास पैसा डिपॉजिट करते हैं और बैंक उसी पैसे को लोन में चैनलाइज करता है। इन लोगों को बैंक कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और इनके बीच में बैलेंस बना के रखता है। लेकिन अगर बैंक रन होगा तो एकदम से सभी लोग अपना पैसा विड्रॉ करने आ जाएंगे तो बैंक उस चीज को मैनेज नहीं कर पाएगा। तो यहां पर भी वही चीज हमारे पास देखने को मिल रही है। और इस सिचुएशन में जब बहुत से लोग, बैंक रन तो चल ही रहा है, मतलब बहुत से लोग अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए तैयार तो है ही है, साथ में लोग लोन भी रीपे नहीं कर रहे, तो बैंक के लिए तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि वो करे तो करे क्या। तो अल्टीमेटली अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये तो अब एक इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट चल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। हर एक का अपना विजन, हर एक का अपना व्यू हो सकता है। लेकिन चाइना में आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जैसे इंडिया में कर सकते हो। तो वहां की गवर्नमेंट ने टैंक लगा दिए हैं कि आप बैंक के बाहर आप दिखाई दिए तो टैंक आपके ऊपर जो है वो चला दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप कि किस लेवल की जो हमारे पास सिचुएशन है वो चाइना में पहुंच गई है। तो कंडीशन बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, सिस्टम एक अलग ही लेवल पर हमारे पास चल
रहा है। हाँ, इंडिया की बात करें तो एक इंफॉर्मेशन आपको जरूर देना चाहूंगा, भारत में अगर अब ये जैसे अब ये बैंक क्या है, ये बैंक अपने आप में खत्म होने के कगार पे पहुंच गए हैं कई सारे बैंक। अगर भारत में इस तरह से कोई बैंक खत्म होता है तो भारत में 5 लाख रुपए तक का आपका जो पैसा है वो सिक्योर है, एज पर द DICGC, दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। हाँ जी, भारत में अगर कोई भी बैंक कोलैप्स होता है तो आरबीआई की एक सब्सिडरी है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो 5 लाख रुपए तक का आपका पैसा सिक्योर रखने की गारंटी देती है। मतलब कि अगर बैंक में आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा पड़ा है तो वो सेफ है, उससे ज्यादा की अमाउंट आपकी सेफ नहीं है, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है और बैंक और आपस की आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं। चलिए अगर हम और आगे बात करें यहां पर, तो अब आगे की सिचुएशन क्या है। देखिए चाइना में आपने आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है अगर ऐसी दिक्कत भी है तो क्या हुआ, चाइना के पास तो बहुत सारा पैसा है, चाइनीज गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारा पैसा है, तो चाइनीज गवर्नमेंट क्या करे, इन बैंकों का जो नुकसान हुआ है, घाटा हुआ है, वो पूरा कर दे और अल्टीमेटली इन बैंकों को फिर से खड़ा कर दे। सारा जो लोग जो पैसा नहीं पे कर रहे, लोन नहीं दे रहे, वो चाइनीज गवर्नमेंट पे कर दे, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट वैसे भी तो इतनी सारी कंट्रीज को लोन देती है, बेल आउट पैकेजेस देती है, इतनी सारी कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीजें चल रही थी 2 साल पहले, कोविड से पहले सिचुएशन और थी, अब सिचुएशन कुछ और है। इस सब बैंकिंग स्ट्रक्चर में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसमें एक बहुत बड़ा रीजन कोविड भी है। कोविड के चलते प्रोडक्शंस रुकी हैं, मनी सर्कुलेशन रुका है और अल्टीमेटली जो है चाइना के जो फॉरेक्स रिजर्व है और जो चाइनीज गवर्नमेंट के पास जो फंडिंग थी उसमें भी बहुत बड़े लेवल पर जो है डाउनफॉल देखने को मिला है। ऑल दो चाइना की अगर मैं बात करूं, चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जैसे इंडिया में आरबीआई है तो चाइना में है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, और उसके साथ 4 बड़े स्टेट ओन्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी है। और ये जो बैंक्स हैं ये वर्ल्ड के सबसे बड़े बैंकों में से एक हैं, और ये क्या करते हैं, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो बैड बैंक का काम करते हैं, ये सारे लोन्स खुद खरीद लेते हैं। मतलब कि लाइक टेक द एग्जांपल, जितना भी नुकसान बैंक को हो रहा होगा ये भरपाई खुद कर देते हैं, जो छोटे बैंकों को नुकसान हो रहा होगा, ताकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये हमारे पास जो है अगर ऐसा कुछ होगा तो यहां पर क्या होगा, लाइक टेक द एग्जांपल, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर बीच में रुका हुआ है तो चाइनीज गवर्नमेंट अपनी फंडिंग देकर उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को, उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा देगी। अब यहां पर लेकिन इस सबसे मुझे एक चीज पता चलती है कि चाइना इकोनॉमी जो है अब वो इंटरनेशनल लेवल पर उसका जो एक दबदबा है उसको कहीं ना कहीं से चोट पहुंची है, और जो प्रॉफिट बेस्ड सेक्टर है उसने चाइनीज इकोनॉमी में थोड़ा गड़बड़ी करना शुरू कर दिया है। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि चाइनीज ओरिजिन के ही एक प्रोफेसर हैं शियन तियान, ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना में प्रोफेसर हैं, और इनका ये मानना है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पास जो सप्लीमेंट्स है, जो रिजर्व्स हैं, वो अभी जो चाइना में करंट प्रॉब्लम चल रही है, केवल एक प्रॉब्लम नहीं चल रही, ये हमें सिर्फ एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। इसके अलावा चाइनीज बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम है, रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चाइनीज इकोनॉमी में पिछले 2 साल में हमारे पास जो है वो एमर्ज हुई हैं, लेकिन वो सभी लोगों को पता नहीं चल पा रही। तो कहना मैं यहां पर ये चाहता हूं कि बेसिकली जो है चाइना इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व कर पाएगा, ऐसी जो सिचुएशन है वो कमी दिखाई देती है। और यहां पर यह कहा जा सकता है कि अगर कुछ और थोड़ा हमारे पास गड़बड़ हुआ चाइना में, और थोड़ी सी कोई डिसीज या कोई प्रॉब्लम आई, तो हो सकता है कि चाइना के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिले। अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर चाइना के अंदर फाइनेंस, क्योंकि 2008 के जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के, इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही शुरू हुए थे, अगर ऐसा कुछ फिर से देखने को मिला तो पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी फिर से फैल जाएगी। तो क्वेश्चन ही उठता है कि चाइना का इस सब के होने की वजह से इंडिया के ऊपर क्या कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है। जी हाँ, अगर चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट कोलैप्स करती है तो इससे क्या होगा कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन आएगी, वहां पर दिक्कतें आएंगी। और चाइना, हमें भूलना नहीं चाहिए कि वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है, और अब आप देखिएगा यहां पर वर्ल्ड की 28% से ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें आउटपुट जो है वो चाइना से ही आती है। तो पूरे वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारी चीजों की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी, और एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, प्रोडक्शन जो है वो और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी। इंडिया जैसी जो हमारे पास कंट्रीज हैं जो अभी लगातार हमारे पास राइज कर रही हैं, या हमारे पास डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका देखने को मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि अगर चाइना में ये सिचुएशन ठीक ना हुई जल्दी से, तो पूरे वर्ल्ड में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। यानी कि चाइना में अगर प्रॉब्लम होगी तो इंडिया में भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही पूरे विश्व में उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी।
ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें भारत में 80% से ज्यादा जो एपीआई है, एपीआई मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो दवाइयों के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो चाइना से ही आता है। अब आप सोच के देखिए, चाइना से दवाइयों का रॉ मटेरियल आना बंद हो जाए तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ दवाइयां जो है वो महंगी हो जाएंगी। कोविड के दौरान बहुत सी दवाइयों के, बहुत सी मेडिसिन के जो रेट है वो इंक्रीज भी हुए हैं। आप 2 साल पहले और अभी के रेट्स को जो है वो कंपेयर करके चीज देख सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रॉब्लम से जो है वो चाइना बाहर निकलेगा और अल्टीमेटली उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एडवांटेज रहेगी। अगर चाइना इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाया तो पूरे वर्ल्ड में इस चीज की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं, जस्ट लाइक 2008। ओके, तो जाने से पहले मैं बता दूं कि हमारे कुछ फ्री और पेड इनिशिएटिव्स हैं स्टूडेंट्स, जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। तो ये था स्टूडेंट आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।